हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं अनिकेत मौर्य आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद अनिकेत के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग फिजिक्स के एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन को पढ़ लिया है, तो आज हम लोग देखेंगे दर्पण के विषय में। थोड़ा सा दर्पण के प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ होते हैं और दर्पण के बारे में हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं भैया? दर्पण की अगर हम बात करें तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या? समतल दर्पण। कौन सा दर्पण भैया? समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, हम दो ही तरीके के दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा? एक समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। अगर हम बात करें समतल दर्पण कैसा होता है, एक कोई कांच की प्लेट ले लेते हैं, उसके एक तरफ क्या कर लेते हैं, पारदर्शी प्लेट है, उसके एक तरफ क्या कर देते हैं, कलाई कर देते हैं, तो जो युक्ति तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। कौन सा? समतल। अब इसी तरीके से एक हमारे पास क्या है, एक गोला है भैया। क्या है? एक गोला है ना, कांच का खोखला गोला है। अब इसको क्या करिए, आप काट दीजिए। कांच के खोखले गोले को जब आप काट देते हैं, कांच के खोखले गोले को जब आप काट देते हैं तो उसके एक पृष्ठ पर कलाई करनी। ये कैसा गोला है? पारदर्शी गोला है। इसके एक पृष्ठ पर यदि आप कलाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं? कलाई कर देते हैं। ठीक है, तो जो युक्ति तैयार होती है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, और ये जो गोलीय दर्पण होंगे इसमें दो तरीके की युक्तियां तैयार होंगी। कैसी? दो तरीके की। यहां पे आप देख रहे होंगे दो तरीके की युक्तियां हमने तैयार की हैं। क्या? दो तरीके की युक्तियां तैयार की हैं, कुछ इस तरीके से, है ना। आप लोग देखिएगा कुछ इस तरीके से दो युक्तियां तैयार हो गई। एक तो देखिए जब हमने अंदर कलाई किया, और एक कब? जब बाहर कलाई किया। तो ध्यान रखिएगा, जब कलाई अंदर वाले पृष्ठ पे की हो, जब कलाई अंदर वाले पृष्ठ पे की हो और परावर्तक पृष्ठ कौन सा हो? उभरा हुआ पृष्ठ हो, तो इसको हम कहते हैं कौन सा दर्पण भैया? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। ध्यान रखिएगा, उत्तल मतलब कि उथला हुआ, मतलब उठा हुआ। ये जो दर्पण है देखिए बाहर की तरफ उठा हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और यहाँ देखिए ये दबा हुआ है, अव मतलब दबा, अंदर की तरफ दबा हुआ तल। ध्यान रखिए, इसको हम क्या कहेंगे? अवतल कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे भैया? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अवतल दर्पण। ये दोनों क्या है? स्फेरिकल मिरर हैं। तो इस दर्पण कितने प्रकार के? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो तरीके के होते हैं। क्या? कितने प्रकार के? दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ी बातें आपको और भी सीखनी होंगी। ठीक है, इस दर्पण से संबंधित देखिए, जो परावर्तन का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, वो परावर्तन का नियम गोलीय दर्पण, समतल दर्पण सबके लिए लागू होता है। क्या होता है? सबके लिए लागू होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, अब एक एक दर्पण के बारे में पूरा विधिवत जान लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। ठीक है, गोलीय दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहली बात तो इसका प्रतिबिंब बनता है। क्या होता है? प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है? ये बहुत जरूरी है, प्रतिबिंब बनने का नियम। ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब बनना। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। कैसा प्रतिबिंब बनता है इसके बारे में पूछा जाता है, समतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, और सीधे के साथ साथ और कैसा बनता है? आभासी बनता है। कैसा बनता है? आभासी। जरा ये बात आप समझ लीजिएगा, प्रतिबिंब सीधा और आभासी कैसा होता है? जब आप लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपके मन में, जहन में ख्याल आता होगा, अरे सर हमने तो पढ़ा है कि जब हम उठाते हैं हाथ तो ये वाला इधर वाला उठाता है, सामने से उल्टा दिखाता है ना। तो यही बात तो आपको समझनी है। तो जब आप खड़े होते हैं शीशे के सामने तो आप सीधे ही दिखते हैं, सीधे ही दिखते हैं ना, उल्टे तो नहीं दिखते हैं। ये समतल दर्पण वही वाला दर्पण है जो सुबह उठ के आप देखते हो ना, रोज देखते होगे, हमें पता है। सुबह उठते ही सबसे पहले शीशा ही दिखता होगा शक्ल देखने के लिए, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है बाल बिगड़े हुए हैं, चेहरे पे कुछ हो तो नहीं गया, रोज यही काम करते हो। ठीक, तो उससे बच के रहना, जरा इधर ध्यान देना है। ये कैसा बनाता है? सदैव सीधा बनाता है। कैसा बनाता है? सीधा बनाता है। और बात आती है आभासी की। आभासी क्या होता है भैया? आभासी का मतलब होता है आभास। आज जाके शीशे में देखना, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो तो जितनी दूरी पर आप शीशे से खड़े होते हो उतना ही दूरी पर आपका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ? दर्पण के पीछे। क्या ये देखा है कि दर्पण के पीछे दर्पण कितना मोटा
बहुत पतला सा। आजकल तो दर्पण की स्लाइड आने लगी है, पन्नी आती है, ऐसे चिपका लो, दर्पण का काम करेगी, है ना। तो आप ये मत सोचना कि दर्पण के अंदर कहीं बन रहा है, वो पीछे बन रहा है, लगता है, सिर्फ आभास होता है, रियल में नहीं बनता है। ध्यान रखना, रियल इमेज वह होता है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। यह भी होता है, रियल और इमेजिनरी इमेज में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और आभासी प्रतिबिंब वह होता है जिसको आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, कैसा बनाता है? आभासी बनाता है और सीधा बनाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इसका साइज जो होता है ना, इसका साइज, दूसरी बात, प्रतिबिंब का आकार जो होता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब किसके आकार के बराबर होता है? प्रतिबिंब बिंब। ध्यान रखिएगा, बिंब, बिंब का मतलब होता है वस्तु। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बनता है। बिंब देख के बच्चे डर जाते हैं, डरना नहीं है। प्रतिबिंब का बिंब जो होता है, प्रतिबिंब का बिंब का जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब बिंब के बराबर होता है, बिंब के बराबर होता है। ध्यान रखिए, कैसे होता है? बराबर होता है। ये जो आपका वस्तु होता है, इसके बराबर ही प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन एक चीज और आती है कि जब ये बराबर बनता है तो कब बराबर बनेगा? सभी दर्पण में बराबर बनेगा? ना भैया ना। जब आपको बराबर प्रतिबिंब देखना होगा, आपको बराबर प्रतिबिंब देखना होगा, देखिए पहली बात तो कहां बनता है? प्रतिबिंब बिंब के बराबर बनता है, मतलब वस्तु के बराबर बनता है, और उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है, आभासी। ध्यान रखिएगा, वस्तु क्या, प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब कहां बनता है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण, ध्यान रखिएगा, दर्पण के पीछे आभासी उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है, बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। क्या होता है? जितनी दूरी पर वस्तु होती है, यही बात बताया, वस्तु होती है। ध्यान रखिएगा, अब ये बात समझिएगा, वस्तु होती है जितनी दूरी पर आप खड़े होंगे। आप जब आपका प्रतिबिंब देखेंगे अपने शीशे में तो एकदम उतनी ही दूरी पर, लगता है इतना दूरी पर पीछे बन रहा है। आप जाके आज थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, इतना तो कर ही सकते हो ना, घर पे इतना तो कर सकते हो, तो करना भैया, जितनी दूरी पर आप दर्पण के सामने रहते हो उतना ही दूरी पर पीछे बनता है। और एक बात, आपको अगर अपना प्रतिबिंब देखना है बराबर, बराबर प्रतिबिंब देखने के लिए, ध्यान रखिएगा, बराबर प्रतिबिंब देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? h/2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। किससे? h/2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है, दर्पण की आवश्यकता होती है। ध्यान रखिएगा, दर्पण की आवश्यकता होती है, इस बात को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। अगर आपकी लंबाई, मान के चलते हैं, कितना है आपकी लंबाई? 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है ना भैया। अगर आपकी लंबाई h कितनी है? 160 सेंटीमीटर है, तो आपको अपने बराबर प्रतिबिंब देखने के लिए कितना दर्पण जो होगा वो कितना चाहिए होगा? h/2। हमने बताया h/2 का मतलब क्या? 160/2, 160/2 का मतलब 80 सेंटीमीटर दर्पण की आवश्यकता होगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये सारी बातें किससे संबंधित थी? समतल दर्पण से संबंधित थी। समतल दर्पण का उपयोग तो आप तो देखे ही हैं, कहाँ करते हैं? रोज सुबह उठ के अपना शकल निहारने के चक्कर में, है ना भाई, रोज करते हो ना। कुछ लोग तो अपने सर के पास ही शीशा रखते होंगे, है ना, सुबह उठ के ऐसा ना हो कहीं ढूंढना पड़ जाए, हैं कोई कमरे से बाहर निकलते ही देख ले। तो इस बात को ध्यान रखना है भाई, आपको जो दर्पण चाहिए होगा वो कितना? 80 सेंटीमीटर, है ना, 80 सेंटीमीटर। अगर आप 160 सेंटीमीटर के हैं, है ना, इससे बड़े हुए तो और बड़ा, इससे छोटे हुए तो और छोटा, ठीक है, तो मान के चलेंगे। ठीक, आइए, ये बातें हो गई समतल दर्पण से। और एक बात ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में जो परावर्तन होता है वह नियमित परावर्तन होता है। कैसा होता है? नियमित परावर्तन, ठीक है, नियमित परावर्तन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक बात, समतल दर्पण में क्या होता है? पार्श्व उत्क्रमण होता है। क्या होता है? पार्श्व उत्क्रमण होता है। ये बात जरा समझ लेंगे, पार्श्व उत्क्रमण का मतलब, पार्श्व उत्क्रमण बहुत जरूरी बात है, इसको समझेंगे कैसे? जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो बिल्कुल ऐसे खड़े होते हैं, आपके सामने जो शीशे में प्रतिबिंब दिखता है वो आपकी तरफ शकल करके खड़ा होता है। तो जब आप ऐसे हाथ उठाते हैं तो वो भी इधर वाला ही हाथ उठाता है, लेकिन उसकी शकल क्या होती? इधर की होती है। तो आपने अगर दायां उठाया है तो अगर उस मिरर का देखेंगे तो वो बायां पक्ष दिखाता है। क्या दिखाता है? बायां पक्ष दिखाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब दायां बायां हो जाए, बायां दायां हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है? जो वस्तु होती है, वस्तु और प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा, वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु और प्रतिबिंब की बात करें, इसका बायां जो होगा,
ठीक है, इसका जो बायां होगा इसका क्या होगा, दायां होगा, ठीक है, और इसका दायां जो होगा वो क्या होगा, ठीक है, इसका बायां हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो हमेशा इस बात को समझिएगा, ये क्या करता है, पार्श्व उत्क्रमण की घटना को दिखाता है, पार्श्व उत्क्रमण की घटना को दिखाता है। एक बात और इसी लगे हाथ हम सीख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, जब हम दर्पण पढ़ ही रहे हैं समतल दर्पण, तो इसके साथ साथ एक बात और समझते चलते हैं। परिभाषाएं आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल समझ के जाइए, रटना नहीं है। रटने वाले बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, वहां का के की है हूं भूल जाओगे तो फिर वहीं रुके रह जाओगे। तो बात को समझिए, ये देखिए एक दर्पण है, सीधा दर्पण है, ठीक है, यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है और एक यहां से ऐसे टकरा कर, जब भैया ये प्रकाश की किरण जाएगी तो टकरा के इधर जाएगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, ये होता है नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसी के लंबवत एक ऐसा दर्पण यहां लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, लंबवत। अब जानते हैं कोई किरण ऐसे सीधे आएगी तो सीधे ही जाएगी, तो अब ये ऐसे जा रही है तो टकरा के, ये देखिए पहले क्या था, आपतित किरण था, क्या था, आपतित किरण है, और ये क्या है भैया, परावर्तित किरण, ठीक है, क्या है, परावर्तित किरण। अब देखिए जब हमने यहाँ पे दर्पण लगा दिया तो फिर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन ये कैसा है, लंबवत है, मतलब कि जिस एंगल पे आया उसी एंगल पे जाएगा। परावर्तन का नियम तो यही कहता है। तो भैया जब कोई एंगल ही नहीं बनाएगा नॉर्मल के साथ तो क्या आएगा, वो जैसे आया था वैसे चला जाएगा। तो जब ये आता है तो इधर की तरफ, अब देखिए अब ये कौन सी किरण आ रही है, इस दर्पण पे पड़ रही है, तो ये हो जाएगा आपतित किरण, क्या हो जाएगा, आपतित किरण, ठीक है, क्या होता है, आपतित किरण। तो जब ये आएगा यहां टकराएगा तो फिर भैया इधर की दिशा में जाएगा, तब ये बन जाएगा क्या, परावर्तित किरण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परावर्तित किरण बन जाएगा। तो अब जरा इसको समझिएगा, ये हमने पढ़ा है प्रकाश का उत्क्रमण, क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है, प्रकाश का उत्क्रमण पढ़ा है हमने, क्या पढ़ा है, उत्क्रमण पढ़ा है, ठीक है। इस बात को समझिए, प्रकाश की उत्क्रमणीयता प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, जब प्रकाश के परावर्तन की घटना में, ध्यान रखिएगा ये बच्चे कंफ्यूजन कर देते हैं इस आपतित परावर्तित किरण में, जब प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह, ध्यान रखिएगा कौन सा, परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह, ना कि आपतित किरण परावर्तित किरण की दिशा, नहीं यहां से बदल रहा है, इस बात को ध्यान रखना, इधर नहीं जाना है, इधर ही। तो ये जो परावर्तित किरण पहले थी वो बन गई कौन सी, आपतित किरण। तो जब प्रकाश के परावर्तन की घटना में परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करती है, तब आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। प्रकाश के इस उत्क्रमणीयता को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं, प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। बात तो समझ में आई, फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करती है, ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझना, जब परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करती है तो आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। बात तो समझ में आई। तो चलिए इसी के साथ समतल दर्पण खत्म होता है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसके विषय में, गोली दर्पण के विषय में। किसके विषय में, गोली दर्पण के विषय में, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा दो दर्पण बनाते हैं, सारी परिभाषाएं एक साथ खत्म कर लेते हैं, ठीक। देखिए भैया हमसे तो गोला ना बन रहा है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। एकदम बढ़िया से गोला बनाना तो आता है ना, तो इतना बना लीजिएगा, ठीक है। ये होता है सेंटर, भैया गोले का सेंटर होगा। अब हमने क्या किया है, इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया, कलई कर दिया। क्या कर दिया भैया, एक पृष्ठ पर कलई कर दिया। क्या कर दिया, एक पृष्ठ पर कलई। पूरा नहीं कर रहे हैं, दर्पण बनाना है तो ये ध्यान रखिएगा। ये क्या है, गोला है, ऐसा गोला था, इससे काट के हमने बनाया है दर्पण, ठीक है। क्या बनाया है, दर्पण बनाया है। ऐसे ही यहां भी देखिए कुछ इसी तरीके से। तो अगर आपसे देखने पे लग रहा होगा थोड़ा दर्पण के जैसा, ठीक है, इस बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा हम ऐसे कर रहे हैं डॉट डॉट। जरा देखो ये कौन सा दर्पण है, आपको देखने से लग रहा होगा कौन सा दर्पण है भैया, उत्तल दर्पण है, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। क्या है, उत्तल दर्पण है। और ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। कौन सा भैया, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब जरा हम इसको समझते हैं। अब इसमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आती हैं, जरा उनको समझ लेते हैं। देखिए ये जिस गोले से काट कर बनाया गया है, एकदम उसी गोले से सारी परिभाषाएं हम क्लियर करेंगे। देखिए ये हो गया इसका मध्य बिंदु। अब ये दर्पण का मध्य बिंदु, हम इसको नाम दे देते हैं P। यहाँ इस दर्पण को, यहाँ से यहाँ तक दर्पण है, बाकी हमने काट के निकाल लिया था ना, इतना ही। वो आपको समझाने के लिए हमने ऐसे बनाया हुआ है, इसको हम कहते हैं P, ठीक है। अब जरा समझिए, ये
दर्पण जिस गोले का भाग होगा, जिस गोले का, देखिए इस गोले का भाग है ना, इसके केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, वक्रता केंद्र। अब आपको परिभाषा कैसे लिखनी है, पूछ लिया वक्रता केंद्र, छोटे छोटे 1 नंबर में पूछता है, ठीक है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो भैया यहां भी तो वक्रता केंद्र है, सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र हो गया। अब इसकी त्रिज्या ध्यान रखिए, ये त्रिज्या जो है r, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अरे भैया वक्रता त्रिज्या गोला तो जानते हो ना, जिस खोखले गोले का भाग होगा उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए दर्पण के केंद्र तथा, अब सुनिए थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। भैया जिससे प्रदर्शित करते हैं वो भी लिखते चल रहे हैं, दर्पण के ध्रुव से P से प्रदर्शित करते हैं, यहां भी क्या है, ये ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा प्रकाश के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अब एक बात समझिए, एक बात और समझ लेते हैं, इसका फोकस क्या होता है, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण इसके समांतर चलती है, ऐसे समांतर जा रही है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है, जब यह समांतर चलती है तो टकराने के पश्चात ये क्या करती है, किसी बिंदु पर आकर के मिलती है। क्या करती है, किसी बिंदु पर आकर के मिलती है। इसी को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। क्या कहते हैं, एफ। इसको कहते हैं फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती है, देखिए यहां तो वास्तव में जा रही है, क्योंकि यह क्या, इसका क्या होता है, अभिसारी। क्या होता है, अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी का मतलब एक जगह पर केंद्रित करने वाला, अभिसारी का मतलब एक जगह पर केंद्रित करने वाला, इसको हम कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। वैसे तो दर्पण में नहीं, इसको लेंस में प्रयोग करते हैं, लेकिन आप जानते रहिएगा। अब देखिए यहां से ऐसे कुछ इस तरीके से किरणें जा रही हैं, ठीक है। जब ये किरणें जाएंगी तो ये परावर्तन के पश्चात अपसारी मतलब डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब फैल जाना। डाइवर्जन आप लोग लिखे होते हैं ना, रोड पे जाते समय डाइवर्जन होता है, कहते हैं भैया इधर से घूम करके जाओ, फैल करके जाओ, है ना, दूसरे रास्ते से। तो वही बात है, ये ऐसे कुछ इस तरीके से जाएंगी, तो ये जब जाएंगी तो ये कहीं से आती हुई प्रतीत होंगी। कहां से, ये जो पॉइंट होता है इससे, ठीक है। ये दर्पण के पीछे तो जा नहीं पाएंगे, जैसे अभी मैंने बताया भैया। इसमें ध्यान रखिएगा, अभी हम प्रतिबिंब के बारे में भी पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिए। अब इसकी परिभाषा कैसी होती है फोकस की, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से, इसमें देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे जा रही है, लेकिन ये टकरा करके इधर से आ रही है ना भैया। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, जहां से होकर के जाती हैं, ठीक है। इस बात को एकदम बढ़िया से याद रखिएगा, थोड़ी सी बातें समझते रहिएगा, ठीक। तो चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसी पर अगर हम लंबवत एक तल डाल देते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक तल कहते हैं या फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां से लंबवत एक तल ऐसे डाल दीजिए, किसके, मुख्य अक्ष के, इसको हम कहते हैं क्या, फोकस तल कहते हैं। क्या, फोकस तल। एक एक बात को समझते चलिए, बस केवल आपको रिवीजन कराना है, चीजें आपको पता है, बस केवल एक बार क्यों रिवीजन करिए, एग्जाम के समय बड़ा काम आएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे इनके उपयोग के बारे में, ठीक है।